सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज जैन सिद्धांत प्रवेशिका की क्लास 5वीं हमारी चल रही है। प्रश्न क्रमांक 52 से 67 से 62 तक हम आज प्रश्नोत्तर समझेंगे। और जिस प्रकार आप अभी तक परीक्षा दे रहे हैं और स्वाध्याय कर रहे हैं और जिस प्रकार आपने प्रतिक्रिया दी, ये सभी मेरे लिए बहुत आनंददायक कार्य है। सब लोग स्वाध्याय से जुड़ रहे हैं, जिनवाणी का महत्व समझ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं उत्साह से। बहुत आनंद का अवसर है मेरे लिए। आप इसी प्रकार इसी से जुड़े रहे और स्वाध्याय करते रहे। जब अटके तो प्रश्न पूछे, लेकिन ऐसे ही करते रहिए, कठिन मत लगने दीजिए। कठिन लगे तो रिपीट सुनिए। और लेकिन ये जो आप पढ़ोगे, ये सुनोगे, इससे आपको इतना गहरा अभ्यास होगा पूरे जिन शासन का, और आप कुछ भी पढ़ पाओगे, कुछ कठिन नहीं लगेगा इसके बाद। आज मेहनत कर लो तो ज़िंदगी भर सरल हो जाएगा और जैनिज़्म का, जैन धर्म का महत्व भी समझ में आएगा। इससे अब हम प्रश्न प्रारंभ करते हैं। आज के प्रश्न हमारे मुख्यतः से 6 द्रव्य के ऊपर है ना। जो हमने 6 द्रव्य पढ़े हैं उसी को थोड़ा सा और उसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे, है ना। सबसे पहले 52 नंबर का प्रश्न है, आकाश के कितने भेद है। वैसे मैंने ये चीज़ एक 2 सेशन थर्ड वाले क्लास में भी बताई थी कि आकाश द्रव्य कैसा है। तो आकाश द्रव्य के 2 टुकड़े नहीं है। ये प्रश्न तो ये है कि आकाश के द्रव्य के कितने भेद है, तो कोई भेद नहीं, वो अखंड एक द्रव्य है। आकाश कैसा है? अखंड है। अखंड मतलब जिसका कोई टुकड़ा नहीं है। खंड है ना टुकड़ा, अखंड है ना टुकड़ा नहीं है, अखंड है, एक ही है बस आकाश, दूसरा कोई है ही नहीं, समझे। 2 प्रकार के आकाश नहीं है। फिर आकाश कहाँ है? तो जो कुछ विस्तार है, जो कुछ व्याप्त है विश्व में, वह आकाश ही है। सब चीज़ें आकाश में समाती है। आकाश सर्वव्यापी है, ऐसा उन्होंने लिखा। आकाश कहाँ पर है? आकाश सर्वव्यापी, सब जगह आकाश ही है। अगर आप साइंस की भाषा करें, साइंस से समझते हैं, तो साइंस को पूछो कि हम कहाँ है, तो बोलते हैं अर्थ पर। और अर्थ कहाँ है? स्पेस में। स्पेस में और क्या है? वो बोलते हैं गैलेक्सी, मल्टीपल गैलेक्सीज, थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज। ऐसे मतलब वो हम सब कहाँ पे? स्पेस में है। मतलब वो अर्थ जो है वो स्पेस में घूम रही है, लटकी हुई है, ये साइंस बोल रहा है। जैनिज्म क्या बोलता है वो समझते हैं। जैनिज्म बोलते हैं कि ये जो वो जो बोल रहे हैं कि पृथ्वी लटकी हुई, तो हम वैसा बोलते हैं कि आकाश सब तरफ है, कितना है? अमर्यादित, अनंत है। और उसके भीतर एक लोकाकाश है, जो भी 54वां प्रश्न है। उसके बीच, लोकाकाश के बीच मध्य मतलब आकाश के मध्य में एक ऐसा आकाश का एरिया है, और ये आकाश के अंदर ही है, ये है ना। अनंत आकाश के बीच में एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आकाश में, जहाँ तक जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, ये 5 द्रव्य रहते हैं, उसे लोकाकाश कहते हैं। देखो उसमें काल द्रव्य नहीं आया था शायद, तो याद रखना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, ये 5 द्रव्य रहते हैं, उसे लोकाकाश कहते हैं। टेक्स्ट में थोड़ी सी गड़बड़ है, में लिखा है उससे की जगह, टेक्स्ट मिस्टेक हो गई, मैंने करेक्शन देखा नहीं, ठीक है। तो 5 द्रव्य जिसके अंदर रहते हैं, जहाँ पर रहते हैं, है ना, उसको कहते हैं लोकाकाश। 5 द्रव्य क्यों कहा? क्योंकि आकाश तो ऑलरेडी है ही, आकाश के अंदर ही तो जहाँ और 5 द्रव्य रहते हैं उसको लोकाकाश कहते हैं। इसका थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने दिया था, अभी उसका डिटेल भी पढ़ना है हमारे को। और फिर अलोकाकाश क्या होता है? लोक के बाहर, जहाँ पे ये 6 द्रव्य रहते हैं, टोटल में 5 द्रव्य रहते हैं, उसके बाहर जितना आकाश है उसको कहते हैं अलोकाकाश। यानी नहीं, लोक का आकाश, लोकाकाश के बाहर वाला जो आकाश है उसे अलोकाकाश कहते हैं। हमने ये भी पढ़ा था, अलोकाकाश में सिर्फ एक ही द्रव्य है ना, प्रश्न पूछे थे। लोकाकाश में 6 द्रव्य है, ठीक है। और आकाश कितने 2 प्रकार के हैं क्या? नहीं, आकाश एक ही प्रकार का है, स्पेस, है ना, एक ही टाइप का है। कि कौन सा? आकाश अखंड है, अनंत है, उसके बीच एक एरिया का नाम लोकाकाश है, ठीक है। तो अलोकाकाश, लोक के बाहर आकाश को अलोकाकाश कहते। 55 नंबर हुआ। और 56 नंबर, ये जो कठिन जा रहा था, कुछ लोगों का मैसेज आया मुझे कि 56 नंबर नहीं समझा कि लोक की मोटाई, ऊंचाई, चौड़ाई कितनी है। तो ये क्या होता है मोटाई, ऊंचाई, चौड़ाई? तो देखो, जो भी हम इमेज देखते हैं वो होती है एक तो 2 डायमेंशन में, मतलब मूवीज़ पहले 2D आती थी। देखो उसमें क्या दिखता था? एक हाइट और एक समझ लीजिए विड्थ, है ना, ऊंचाई और मोटाई। फिर अभी 3D मूवीज़ आने लगी, जो ब्लैक कलर की गॉगल्स हम पहनते हैं, तो उसमें थर्ड डायरेक्शन भी दिखता है। कौन सा? थर्ड डायमेंशन, मतलब क्या? डेप्थ कितनी है, मतलब हाइट भी दिखती है, कितना लंबा चौड़ा है, मतलब डेप्थ कितना है। ये देखो, जैसे पहले आपको ये दिखा और ये दिखा, अब ये जो शेप, ये डेप्थ है, मतलब कितना डीप है। और डेप्थ भी दिखाया जाए तो 3D हो जाता है। वैसे ही लोकाकाश का जो चित्र आपने परस्परो ग्रह वाला देखा है,
मैं नीचे में साथ में ये इमेजेस भी दूंगा, आप उसको देखेंगे ध्यान से, समझ में आएगा। यहाँ पर ही साथ में इमेजेस है, देखो उसको। तो लोकाकाश को 2 डायमेंशन इमेज कैसी है, वो परस्परो ग्रहों वाली है ना, वो ऐसा ऐसा शेप जो है ना वो वाला, वो होगा 2 डायमेंशन इमेज। उसका भी 3 डायमेंशन इमेज हमारे को समझनी है। डेप्थ भी है वहाँ पर, तो उसमें जो लोक की मोटाई कही गई है ना, वो हो गई डेप्थ, ऊंचाई हो गई लेंथ, और चौड़ाई हो गई विड्थ, है ना, इंग्लिश वर्ड यूज़ किए, है ना, वो ताकि आपको ईजी हो जाए, जो अंग्रेजी समझते हैं उनके लिए ईजी हो जाए, है ना। तो लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ, ये तीनों चीज़ वहाँ पर हम देख रहे हैं। तो देखो कितना है लोकाकाश का, तो उन्होंने लिखा है लोक की मोटाई उत्तर से दक्षिण में सब जगह 7 राजू है। मतलब डेप्थ अगर लोकाकाश की देखोगे, डेप्थ में समझ रहे, गहराई कितना गहरा है, कितना फैला हुआ है, पीछे पीछे कितना फैला हुआ है, तो 7 राजू। ऊपर से लेके नीचे तक वो कितना फैला हुआ है, 7 राजू, ऐसा डेप्थ, समझ रहे, इसमें दिखेगा इमेज में आपको, है ना। और फिर चौड़ाई कैसी है, चौड़ाई मतलब ऐसा, विड्थ कितनी है ना, तो चौड़ाई पूर्व से पश्चिम सबसे नीचे सबसे बॉटम को देखो तो 7 राजू है, 7 राजू। राजू यानी मतलब बहुत बड़ा माप होता है, जिन शासन में इसका बहुत बड़ा माप बोला जाता है। तो 7 राजू का चौड़ा है सबसे नीचे, जो नीचे वाला पार्ट है परस्पर ग्रहों का, ठीक है। फिर देखो आगे लिखा है, ऊपर क्रम से घटकर मध्य लोक के पास आकर 1 राजू हो जाता है ना। लिखा है ऊपर क्रम से घटकर 7 राजू की ऊंचाई पर, मतलब बॉटम से 7 राजू ऊपर, वहाँ पर वो 1 राजू का हो जाता है, आपको दिखेगा इमेजेस में, ठीक है। और फिर देखो लिखा है 1 राजू, फिर क्रम से बढ़कर 10.5 राजू की ऊंचाई पर वह 5 राजू हो जाता है, मतलब वह फिर नीचे से थोड़ा ऊपर गया, और तो वो नीचे से कितना हो गया, 10.5 राजू हो गया, और इधर यहाँ पे कितना है, 5 राजू। और 5 राजू से फिर से देखो क्रम से घटकर 14 राजू जब कंप्लीट हो जाते हैं, वहाँ पे 1 राजू ही है, ठीक है, समझ में। मध्य लोक के सेम शेप का ऊपर ऊपर भी शेप है, मतलब उतना ही, मतलब समझना, वापस एक बार रिपीट, ऊपर 1 राजू, फिर ऐसे 5 राजू, फिर 1 राजू, और फिर नीचे 7 राजू, समझ में, ऐसा उसका चौड़ाई है, यानी विड्थ। तो कहीं पे सबसे ऊपर टॉप में 1 राजू की, उसके नीचे 5 राजू की, मध्य लोक के वहाँ पर 1 राजू की, और नीचे सबसे बॉटम में 7 राजू की, ऐसी उसकी चौड़ाई है। अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा, बाकी इमेजेस से समझ में आना, और एक छोटा सा वीडियो भी डालूंगा मैं, जैन डिजिटल फाउंडेशन वाले भैया जो है उनका वीडियो भी डालूंगा आपको ग्रुप में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होते हैं लोग का, कैसे मापा जाता है लोग को, यानी हम क्या कर रहे हैं, जैसे एक रूम होती है, तो उसमें कितना स्क्वायर फीट का रूम है, कितने एरिया का रूम है, हम जो बोलते हैं ना, वो हम लोकाकाश का एरिया माप रहे हैं अब, ठीक है। तो ऐसा वह कैसा हो गया, लंबाई में पूरा की पूरा, अगर आखिर में देखा है, आखिर में फिर और लोक की ऊंचाई ऊर्ध्व और अधो दिशा में 14 राजू है, मतलब टॉप से देखा जाए तो बॉटम तक कितना राजू है, 14 राजू है, ठीक है। टॉप हाइट कितनी, 14 राजू, विड्थ कितनी, कभी 7 राजू, कभी 1 राजू, कभी 5 राजू, कभी वापस 1 राजू, ऐसी विड्थ हुई है ना, विड्थ अलग अलग है, हाइट 14 राजू है, और डेप्थ पूरी 7 राजू है, समझ रहे। अब ये ऐसा होने पर इसका एरिया कितना है, जैसे 10 बाय 10 की रूम होती है, तो उसको बोलते हैं 10 × 10, 100 स्क्वायर फीट, समझ, 10 फीट बाय 10 फीट की रूम है, तो वो होता है 100 स्क्वायर फीट। वैसे ही अब ये सबको मापोगे तुम कैसा, कि 1 राजू, 5 राजू, वापस 1 राजू और 7 राजू, ऐसा उसका ऊपर से नीचे का माप, और डेप्थ में 7 राजू, है ना, और ऊपर टोटल मिला के 14 राजू हाइट, है ना। अगर ऐसा पूरा माप देखोगे तो इसके पूरा एरिया आता है 343 स्क्वायर घन, यानी स्क्वायर घन बोलते हैं उसको, स्क्वायर को घन राजू, ठीक है, मतलब स्क्वायर राजू, जैसे स्क्वायर फीट कहा हमने, वैसे ये सब मिला करके होगा घन राजू, कितना कितना 343 घन राजू। इतना बड़ा ये लोकाकाश है, आप समझ नहीं सकते ये कितना है बड़ा। जैसे मैं आपको बताऊँ, साइंटिस्ट लोग जो कल्पना कर रहे हैं ना गैलेक्सीज़ की, नंबर ऑफ़ गैलेक्सीज़ की, वो इतने है, बाद में वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो पूरा मिला करके ऊर्ध्व लोग के कुछ भाग तक देख पा रहे हैं, वो ऊपर का तो कुछ देख ही नहीं पाएंगे वे, इतना बड़ा है। साइंस भी बोलता है हमारे को विश्व का एक कण पता है अभी तक, सिर्फ हमें पूरा विश्व पता नहीं है वो कल्पना कर रहे हैं, उनका उनका जो भूगोल है और हमारे जैन धर्म के अनुसार विश्व है, ये बहुत अपोजिट है। मैं अभी वो पूरा नहीं बोलना चाहता कि आप कंफ्यूज ना हो जाए और आप डाउट ना करने लग जाए। जैनिज्म बहुत बड़ा है, बियॉन्ड है सबके, तो ये वो भी अभी तक पूरा विश्व नहीं जान पाए हैं, तो वो जितना देख पा रहे हैं वो बहुत छोटा पार्ट है। लोकाकाश इतना बड़ा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस भी वो सोच सोच के परेशान किया कि कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, लेकिन केवल ज्ञानी ने ये पूरा विश्व जाना है। उन्होंने हमें बताया कि ये लोकाकाश प्रमाण पूरा विश्व है, हम जिस विश्व को बोलते हैं। लोकाकाश जितना है उसमें ऊर्ध्वलोक है, मध्यलोक है, अधोलोक है। अधोलोक से मध्यलोक 7 राजू, मध्यलोक से ऊर्ध्वलोक 7 राजू, ऐसे 14 राजू का पूरा है, जो हम बार बार ना 14 राजू उत्तुंग नभ, न मतलब आकाश, तो उत्तुंग मतलब ऊंचा, 14 राजू जितना उत्तुंग नभ, कैसा आकाश का, लोक पुरुष संठान,
लोक मतलब लोकाकाश, पुरुष संठान मतलब पुरुष के संस्थान का, मतलब पुरुष के आकार का। एक पुरुष समझ लीजिए, देखो ऐसे ऐसे कमर पर हाथ रखे और दोनों पैर स्प्रेड किए हुए खड़ा रहने पर जैसा आकार बनता है, वैसा उस लोकाकाश का आकार है। वही लाइन लिखिए, 14 राजू वाला उत्तुंग नभ, मतलब उच्चा नभ मतलब आकाश, लोकाकाश। लोक पुरुष संठान, लोक बोलते हैं जिसको, और वो कैसा है, पुरुष के आकार का है। तामे जीव अनादिते, लिखा क्या है, उसमें यह जीव कैसे अनादि से भ्रमत है बिन ज्ञान। देखो, जो हम अनादि से जो भ्रम रहे हैं वो किसके कारण, ज्ञान के बिना। किसका ज्ञान, मैं स्वयं को ही नहीं जानता था, मैं कौन सा द्रव्य हो यही नहीं जानता था, है ना, विश्व क्या है यही नहीं जानता था, द्रव्य क्या है ये नहीं जानता था, अच्छा बुरा क्या है ये नहीं जानता था। ये सब हमारे को इस स्वाध्याय से मिलता है, ये सब हमारे को दिव्य ध्वनि से, जिनवाणी से मिलता है, गुरुओं के उपदेश से मिलता है। इसलिए हमें ये ज्ञान करना इतना आवश्यक है, नहीं तो हम इस 14 राजू वाले लोक में, ये छह द्रव्य वाले लोक में, लोकाकाश में जन्म मरण ही करते रहेंगे। कब से कर रहे हैं हम, अनादिते। अनादिते का अर्थ क्या होता है कि जिसकी शुरुआत नहीं है, अन आदि, आदि मतलब शुरुआत, अन यानी नहीं, जिसकी शुरुआत नहीं है, यानी हम कब से, क्योंकि देखो कोई जीव मरता नहीं, जन्मता नहीं, या पता छह द्रव्य में कोई द्रव्य जन्मता नहीं, तो मैं भी कभी जन्मा नहीं हूँ, तो मैं अनादि से हूँ, हमेशा से हूँ, हमेशा से हूँ, तो मैं हमेशा से कर क्या रहा, इस लोकाकाश में जन्म मरण कर रहा हूँ। आप समझना इसकी गहराई, ये लोकाकाश में हम कितने काल से जन्म मरण कर रहे हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इतना काल बीत गया। परंतु आज हमने जैन धर्म प्राप्त किया, मनुष्य भाव प्राप्त करके जैन कुल प्राप्त किया, जिनेंद्र भगवान जिनवानी प्राप्त करी। अब हमारा कर्तव्य है कि हम पढ़े, सुने, समझे गहराई से, है ना, और इस विषय को समझकर हम समझ रहे, हम ये लोक भावना होती, 12 भावना की, ये लोक भावना के बने चर्चा करी, तो वो 12 भावना में यही चिंतन करता है वो कि यार मैं इस लोक में कब से जन्म मरण कर रहा हूँ, मुझे इसका पार करना है, अपने आप को मुक्ति को प्राप्त करना है, सिद्धशिला जाना है। तो ये बात बहुत गहरी है। लोकाकाश की चर्चा मैंने थोड़ी बताई आपको, और वो ड्राइंग भी आएगी, वीडियो भी आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया फिर से पूछेंगे अपन, फिर से सॉल्व करेंगे, परंतु आपका अच्छा अभ्यास होना चाहिए। और वो 12 भावना की लाइन भी याद रखा, मैंने जो रेफरेंस दी है वो प्रश्न तो पूछेंगे हम उस पर भी, ठीक है। अब देखो उसमें की कुछ लाइन पूछेंगे, मैंने भी समझाई है, वापस सुनेंगे 2 बार, जो लाइन बोली है उसके ऊपर प्रश्न पूछूंगा, ठीक है। अब आगे देखो, 57वां प्रश्न, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य खंड रूप है अथवा अखंड रूप, तथा इनका स्थान कहाँ है। अब आकाश की चर्चा होने के बाद थोड़े अब धर्म अधर्म द्रव्य की चर्चा कर रहे हो। तो धर्म अधर्म द्रव्य कैसे है, तो वो बोलते हैं धर्म और अधर्म द्रव्य दोनों भी अखंड है एक द्रव्य में। जैसे आकाश भी अखंड था, टुकड़े नहीं थे, वैसे धर्म और धर्म द्रव्य भी अखंड है, उसके भी टुकड़े नहीं है, ठीक है, अखंड है। फिर ये कैसे है, तो ये समस्त लोकाकाश में व्याप्त है, मतलब क्या, ये फैले हुए, व्याप्त करता फैले हुए, पसरे हुए। कहाँ तक है, लोकाकाश में पूरे। धर्म द्रव्य भी लोकाका एक ही है, लेकिन लोकाकाश में पूरा फैला हुआ है, मेरे मतलब उसका मान के चलो, उसने पूरा विस्तार कहाँ तक किया है, लोकाकाश जितना, एक ही है वो। अधर्म द्रव्य भी ऐसा ही है, एक ही है और लोकाकाश तक फैला हुआ है। समझ में आया। अभी फैलना मतलब क्या है, वो अभी नेक्स्ट प्रश्न में है, आपको समझ में आएगा कि ये फैलना मतलब क्या होता है, तो वो समझाते हैं। देखो 58वां प्रश्न है कि प्रदेश किसे कहते हैं। तो देखो उत्तर ये है, आकाश के जितने भाग में एक पुद्गल परमाणु व्याप्त होता है उसे प्रदेश कहते हैं। अब देखो प्रदेश मतलब क्या, कि देखो ये जो दुनिया है, जो स्पेस बताया हमने, या फिर हम स्पेस कहो, या अब हम उसको स्पेस को काउंट करने के लिए एरिया भी बोलते हैं कि कितने स्क्वायर फीट का एरिया है, कितने स्क्वायर मीटर का एरिया है ना। तो हम मतलब जगह को मापने के लिए एरिया का मेजरमेंट करते हैं ना, एरिया बोलते हैं जिसको, कि कितनी जगह लग रही, कितनी जगह लग रही है ना, एक घर बनाने को कितनी जगह लग रही, हम बोलते हैं भैया 10,000 स्क्वायर फीट का लगेगी जगह, है ना, 20,000 स्क्वायर फीट की लगेगी, 2,000 स्क्वायर फीट की लगेगी, ऐसे जो है। तो ये वो हम क्या कर रहे हैं, उस ज़मीन को माप रहे हैं वहाँ पर। लेकिन हम बोल रहे हैं इस घर में समझ लो एक बॉटल में पानी कितना बैठेगा, तो एरिया नापते हैं उसके अंदर का, ठीक है, जिसको वॉल्यूम बोला जाता है। देखो साइंस में, आपको जो साइंस से पढ़े उनको समझ में आता होगा, जो नहीं पढ़े हैं, जो सीनियर लोग उनको नहीं समझ में आता, लेकिन वॉल्यूम काउंट करने के लिए हम मतलब एरिया काउंट कर रहे हैं, उसका एरिया कितना है उसके अंदर। तो एरिया मतलब एक जगह, समझ लीजिए एक एग्जांपल कि ये 2 उंगलियों के बीच में कुछ एक स्पेस है कि नहीं है, ये हो गई जगह, ठीक है, ये स्पेस। इस स्पेस में कितने मतलब कितनी जगह है, तो इस जगह को काउंट करने के लिए जिनवानी में यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो यूज़ किया जाता है वो है प्रदेश। वो बोलते हैं कि इसमें कितनी जगह व्यापी है, ये कैसे गिनेंगे आप, तो ये सबसे छोटा टुकड़ा करो पहले जगह का, तो जगह को तोड़ते जाओ, तो कितना तोड़ने का, बोले जब तक वो इतना छोटा हो जाए कि उसका और टुकड़ा ना किया जा सके। लिखा क्या है कि लोग आकाश के जितने भाग में, और उन्हें वो नहीं लिखा, वो मैं बता रहा हूँ कि टुकड़ा करते जाओ, दूसरा भाग ही ना हो, और कितना बचे, वो एक परमाणु जितना, पुद्गल का परमाणु आप जानते हैं एकदम बारीक होता है, परमाणु मतलब जिसको टुकड़ा ही नहीं किया जा सके, इतना बारीक। तो एक परमाणु जितना एरिया व्यापता है, एक परमाणु को रहने के लिए जितनी जगह लगती है, उतने को एक प्रदेश कहा जाता है। एक परमाणु को रहने के लिए
जितनी स्पेस लगती है उसको कहते हैं एक प्रदेश। फिर से रिपीट किया मैंने, मतलब बारीक सपाट। तो इतनी जो उंगलियों के बीच में कितनी स्पेस है, अगर आप ये बोलोगे कितने प्रदेश है, प्रदेश यानी कितने स्पेस यूज़ की इसने प्रदेश के मेजरमेंट से देखा जाएगा, तो ये हो जाएंगे असंख्यात प्रदेश। असंख्यात मतलब एक काउंटिंग है जो अभी आने वाले हम पढ़ भी नहीं रहे। असंख्यात मतलब जिसको गिना ना जा सके, जो गिना जा सके उसको कहते हैं संख्यात। हाँ, और जिसको नहीं गिना जा सके, संख्या में नहीं लिया जा सके, उसको कहते हैं असंख्यात। समझ रहे? तो इतने प्रदेश है इन दोनों उंगलियों के बीच में, तो सोचो ये लोकाकाश कितना बड़ा होगा, अलोकाकाश कितना बड़ा होगा। आप कल्पना कर रहे हो, क्योंकि हम मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं, एक परमाणु रहने के लिए जितनी जगह लगती है उसको कहते हैं एक प्रदेश। समझ में आ रहा है? तो इतने इसको कहते हैं एक प्रदेश। तो ये क्यों गिन रहे हैं आप, क्यों बोल रहे हैं प्रदेश क्यों सिखाया जा रहा है, उसका लॉजिक दे दूंगा मैं आपको कि ये प्रदेश क्यों सिखाए जाते हैं। तो प्रदेश सिखाने का सिंपल लॉजिक ये है, अब हमारे को देखना है कि जीव कितना बड़ा है, धर्म अधर्म कितने बड़े हैं, लोकाकाश कितना बड़ा है, और है ना, ये सब गिनने के लिए हमने अब प्रदेश लिए है। ठीक है, ये प्रदेश गिनना है हमारे को, या फिर एरिया गिनना है कि जीव कितना एरिया नापता है, व्यापता है, उद्गल कितना व्यापता है, धर्म आकाश कितने व्याप्त है, वो देखने हैं। इसलिए हमारे को प्रदेश के मेजरमेंट्स चाहिए। ठीक है, देखो उसमें लिखा है आगे, प्रदेश किसे कहते हैं, वो हो गया हमारा 59 पढ़ते हैं अपन। देखो काल द्रव्य कितने हैं और कहाँ है, अब काल द्रव्य की चर्चा चालू हो रही है। ठीक है, देखो लोकाकाश के जितने प्रदेश है उतने ही काल द्रव्य है। आप देखो ध्यान सुनना, आप अभी थोड़ा सा कठिन जाएगा तो देखो मैं समझाऊंगा तो ईजी हो जाएगा, टेंशन मत लेना। लोकाकाश जो हमारा है आकाश द्रव्य के बीच में लोकाकाश, तो वो कितना बड़ा है, तो हमने बताया 343 घन राजू, मतलब वो ऐसे 14 राजू, ऐसे डेप्थ में 7 राजू, 7 राजू, 1 राजू, वो सबको पता है, अभी जस्ट सिखाया मैंने। उस लोकाकाश के पूरे प्रदेश गिनो, जितने प्रदेश है वहाँ पे, प्रदेश मतलब छोटा एरिया, सबसे बारीक एरिया, हर एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है। कालाणु मतलब क्या, देखो लिखा है कि काल वाला, जैसे परमाणु बारीक रहता है वैसे काल का भी एक बारीक टुकड़ा रहता है, यानी बारीक टुकड़ा मतलब एक छोटा सा एक बारीक मोती जैसा एक कालाणु रहता है। और वो कालाणु का है लोकाकाश में हर एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है। कठिन क्या होगा सुनने को, पढ़ोगे टेक्स्ट और वीडियो साथ में देखोगे इजी जाएगा। मैं टेक्स्ट तो नीचे दे ही रहा हूँ। क्या कहा, आकाश के लोकाकाश के, हाँ, लोकाकाश के हर एक प्रदेश पर एक कालाणु विद्यमान है। जितने लोक, यानी इस लोक में जितने प्रदेश है उतने ही कालाणु है। समझ में, लिखा लोकाकाश के जितने प्रदेश है उतने ही काल द्रव्य है। समझ में, काल द्रव्य हमने उस दिन भी देखा था। काल द्रव्य क्या, निश्चय काल जो बात चल रही थी वो निश्चय काल ये है, कालाणु जितना एक काल, ये काल द्रव्य। तो काल द्रव्य कितने हैं, तो जितने लोकाकाश के प्रदेश है उतने हैं। जैसे हमने पूछा था धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य कितना है, एक ही है। धर्म द्रव्य कितना है, वो भी एक है। अधर्म द्रव्य कितना है, एक है। अब बात चल रही है काल कितने हैं, तो काल कितने हैं, असंख्यात है। क्यों असंख्यात, कितने असंख्यात, लोकाकाश में जितने प्रदेश है उतनी क्वांटिटी है काल द्रव्य की। क्यों, क्योंकि हर एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है। तो काल कितने रहते हैं, तो असंख्यात। कितने असंख्यात, लोकाकाश के प्रदेश जितना असंख्यात। अब ये बोलोगे तुम कितने काउंट हो गए, कितने काउंट हो गए, तो धर्म में तो अभी शुरुआत हुई असंख्यात, अनंतों के कितने काउंट है, फिर बहुत सारे काउंट है। कर्णन युग में गहरी गहरी चर्चा है। तो लोकाकाश के हर एक प्रदेश पर एक कालाणु है मोती जैसा। और तभी तो देखो हर जगह टाइम चेंज हो रहा है, हर एक जगह पर हो रहा है कि नहीं, लोकाकाश में टाइम चेंज हो रहा है कि नहीं, जहाँ बैठे वहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है, जहाँ बैठे वहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है। विश्व में हर जगह पे समय चेंज हो रहा है कि नहीं, काल बदल रहा है कि नहीं। तो कौन बदलता है, वो कालाणु। वो कालाणु के अंदर परिणमन होता है और नया नया काल आते रहता है। काल चक्र हम बोलते, भागते रहता है ना, समय का पहिया रुकता नहीं। तो वो समय का पहिया मतलब काल द्रव्य हर एक प्रदेश पर है और वो अपना नया नया परिणमन निकाल रहे हैं। और उसके कारण 6 द्रव्य के अंदर, बाकी के 5 द्रव्य के अंदर परिणमन होते हैं। ये हमने अभी पूरी पहले की क्लास में देखा था। मैं ज़रा जानबूझ के स्लो ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। काल द्रव्य समझा होगा, और नहीं समझा तो रिपीट सुनना, है ना, यही उपाय है। क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हो, गहरी चीज़ें सीख रहे हो। मुझे पता है अपन देखो जब 5वीं क्लास है 67 क्वेश्चन तक पहुँच गए, बहुत कुछ सीख रहे हो आप, क्वांटिटी बहुत है सीखने की। तो और फिर आप बोलोगे कि यार इतनी स्पीड से क्यों ले रहे हैं, तभी मैं 10-15 क्वेश्चन ले रहा हूँ रोज़, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। और आपको ये चाहता हूँ कि गहरे में आप उतराए इसके यार, क्योंकि ये सीख लो पूरा विश्व सीख जाओगे, आप समझ जाओगे। देखो हम देख ही रहे कितने गहरी गहरी बातें सीख रहे हैं, जो साइंस के भी बियॉन्ड है, कई बियॉन्ड, बहुत ज़्यादा आगे है साइंस के भी। तो ये कालाणु की बात हमारी हुई, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि काल द्रव्य कितने, तो लिखा उतने ही काल द्रव्य जितने लोक प्रमाण असंख्यात। वर्ड क्या लिखा जाता है, लोक प्रमाण असंख्यात। प्रमाण मतलब लोक जितना, प्रमाण मतलब लोक जितना है उतने असंख्यात है। क्योंकि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य, ब्रैकेट में कालाणु
स्थित है मतलब रहता है, तो वो वहीं पे रहते, कभी चेंज नहीं होते, वो एक ही जगह पे वही काल अणु हमेशा से है, हमेशा रहेंगे। ठीक है, और वहाँ से वो नया नया काल निकालते रहते हैं, यानी नया व्यवहार काल जो बोलते हैं ना, मिनट सेकंड समय है ना, ये सब आपने सुना है, इसलिए ये काल द्रव्य की चर्चा हुई। अब पुद्गल द्रव्य की बात है 60 नंबर। पुद्गल द्रव्य कितने हैं और उनका स्थान कहाँ है? तो पुद्गल द्रव्य कितने हैं? देखो वर्ड है अनंतानंत। अनंतानंत मतलब क्या? देखो ये तो असंख्यात था जो हमने लोकाकाश देखा। पुद्गल द्रव्य होते हैं अनंत गुने अनंत। अब कंपेरिजन समझ रहे? देखो 2 गुना 2 4 होते हैं, तो सरल समझे, 100 गुना 100 कितने? 10,000। अब विचार करो 1 लाख गुने 1 लाख मतलब कितने हो गए? मतलब 1 के ऊपर 10 जीरोज, समझ रहे? 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, ऐसा समझ ले, कंपेयर करो तो कितने हो गए? 1 करोड़ के ऊपर 14 जीरोज, विचार करो कितने 15 डिजिट फिगर हो गई। और ये क्या कह रहे हैं? अनंत इंटू अनंत, समझ रहे? अनंतानंत, तो कितने जीरो हुए होंगे? एक अनंत में जीरो नहीं आते क्योंकि संख्या डिजिट्स में आती ही नहीं है, ये असंख्यात के भी ऊपर अनंत होता है। तो पुद्गल द्रव्य कितने हैं विश्व में? अनंतानंत, समझ रहे? अनंत गुना अनंत, इतने हैं कि मैं आपको बताना चाहूँ तो आप समझ भी नहीं पाओगे, इतने हैं। ऐसे समझ लेना, मान के चलो कल्पना करते हैं। अभी समझ लीजिए ये उंगली के ये नाखून है, ये नाखून इतना ही ले रहा हूँ मैं आपको। ये नाखून बनने में कितने परमाणु यूज हुए होंगे? तो ये है, इसकी भी संख्या करीब करीब अनंत के होंगी या असंख्य के ऊपर होगी। इतने परमाणु एक नाखून जितने बनने लगी है। ये भी मैं मोटा मोटा बोल रहा हूँ, ये डेप्थ नहीं है, ये डेप्थ बोलेंगे तो बहुत बड़ी संख्या है वो। तो सोचो इतनी सी चीज़ में अनंत परमाणु लग जाते हैं, तो सोचो ये विश्व में कितने परमाणु हैं। तो पुद्गल द्रव्य कितने हैं? अनंतानंत। कितने तो जो दिखते भी नहीं है ना, तो सूक्ष्म होते हैं ना, वो तो है ना, जैसे भाषा वर्गणा, आहार वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्माण वर्गणा, तो कितने ही प्रकार के, वो स्कंद, और स्कंद के पीछे परमाणु। इसलिए पुद्गल द्रव्य क्या है? अनंतानंत है, और वे सभी समस्त लोकाकाश में भरे हुए हैं। तो आप बोलोगे लोकाकाश में तो असंख्यात प्रदेश है, और पुद्गल बोल रहे हो आप अनंतानंत, ये कैसे पॉसिबल है? तो एक ही प्रदेश पर अनंत पुद्गल रहते हैं, वो एक में रहते हैं, मतलब एक जगह पे ही इतने पुद्गल रहते हैं, एक में को वो अवगाहन देते, मतलब वो एक दूसरे को रहने देते एक जगह पर। तो एक एक प्रदेश पर, आकाश के एक एक प्रदेश पर इतने पुद्गल परमाणु है, अनंत अनंत, समझ रहे? ये बस ध्यान रखना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोग को आगे काम में आएगा ये। जब आप विश्व जानोगे, अब समझना है आपको कि विश्व में होता क्या है सब। आप याद रखना, आपको छोटी मोटी चीज़ें सीखने रहे हो, आपको पता नहीं है आप कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें सीख रहे हो, बहुत गहरी है। आप बोलोगे इससे हमारा सुख दुख का क्या संबंध है? हम आएंगे ना उस पर, आप चिंता मत करना। इससे हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपने सुन लिया तो। आपको अनंत काल के लिए मुक्ति प्राप्त होगी, अनंत सुख प्रकट होगा, है ना, चारों गति का भ्रमण बंद होगा, कषाय खत्म होगी, वीतरागता आएगी, ये सब होगा। लेकिन आपको ये स्टेप्स से चढ़ना होगा। इसका नाम क्या है? जैन सिद्धांत प्रवेशिका, एंट्रेंस। आप जैन सिद्धांतों में एंट्रेंस करोगे, ये एंट्रेंस एग्जाम हो गई, तो आपको डिग्री मिलने वाली है। अब समझ रहे? कौन सी डिग्री? अरे आप भगवान बन सकते हो अगर आप पुरुषार्थ करोगे, ये सीख कर। तो इतने हाई लेवल का एजुकेशन है ये। और मैं देखो, हम आपको तो ऐसी कोई चीज़ सिखा नहीं रहे, ना पंथवाद, ना कोई गलत चीज़, अच्छी जो जिनवानी की है, तत्वा सूत्र के सूत्र है इसके अंदर पूरे, और वही सीख रहे हैं हम। ये पढ़ो आप तो तत्वा सूत्र भी समझने में कोई एकदम ईजी जाएगा। सिर्फ बोलने से तत्वा सूत्र समझ में नहीं आता है, तो वो समझ में आने के लिए ये टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है। आप चारों नियोग सीख सकते हो, आप याद रखना। हम अभी तक देखे होंगे कर्म के चैप्टर भी आए, क्षेत्रव्य के चैप्टर आए, आगे चल के देख लेना आप, तो आपको इसके भी चैप्टर्स आने वाले हैं, चरणानुयोग के, मतलब चारों अनुयोग सीख रहे हैं हम एक साथ, चारों अनुयोग पूरा जिन शासन सीख रहे हैं। तो इसको बस बहुत महत्व देना, सब चीज़ों को रिपीट सुनना, आपका कल्याण होगा, ये पक्की बात है। ठीक है, देखो अब हमने पुद्गल द्रव्य के बारे में देखा। अब जीव द्रव्य कितने हैं और कहाँ है वापस? तो जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत है। समझ में? आप लोग छेड़ लगे लाइन याद रखना, क्या लिखा था? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, अनंत है ना, तो जीव अनंतानंत नहीं है, जीव अनंत है। ठीक है, अब मैं एक बार सिर्फ पूरा रिपीट करता हूँ। जीव है अनंत, पुद्गल है अनंतानंत, धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीनों एक एक एक। और काल कितने हैं? लोक, प्रमाण, असंख्यात, यानी लोक जितना है, लोक में जितने प्रदेश है उतने असंख्यात है काल द्रव्य। ये गिनती याद रखना, प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म एक, अधर्म एक, आकाश एक, और काल, लोक, प्रमाण, असंख्यात। ठीक है, लोक के प्रदेश जितने असंख्यात होते हैं काल द्रव्य। ठीक है, इतनी संख्या हो गई। जीव द्रव्य की चर्चा चल रही थी हमारी, तो जीव द्रव्य अनंत है, वो कहाँ है? समस्त लोकाकाश में भरे हुए, मतलब पूरे लोकाकाश में भरे हुए हैं। देखो लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? कितने? असंख्यात। और जीव कितने हैं? अनंत। मतलब एक एक प्रदेश पर कितने सारे जीव है आपको पता है? मतलब आपको बता दूं मैं, ये दो वापस से, ये दो उंगलियों के बीच में जितने प्रदेश है, हर एक प्रदेश पर कितने सारे जीव है। आप बोलेंगे दिख तो नहीं रहे,
वो इतने सूक्ष्म है कि आपकी उंगली हिलाने पर वो हिलते भी नहीं, इतने सूक्ष्म है वो। इतने ठसाठस भरे हुए जीव इस विश्व में, इस ठसाठस जीव कौन है? जो भगवान जैसे हैं, इतने अच्छे, अनंत गुणों से भरे हुए, अनंत शक्तियों से भरे हुए। समझ रहे? एक अजर मतलब एक द्रव्य है जो कभी मरता नहीं है, जिसके अंदर अनंत शक्तियाँ है, परंतु वो स्वयं को भूला, मोह राग द्वेष करके कर्म का आकर्षण किया, कर्म बांधे, और देखो कैसे कैसी गतियाँ मिली है। इतने सूक्ष्म सूक्ष्म कीड़े हो गए, इतने बारीक बारीक सूक्ष्म जीव हो गए कि अनंत पूरा विश्व भरा हुआ है इन जीवों से। समझ रहे? जीव अनंत है इस विश्व में, ये त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवन, इतने जीव है। तो सोचो इतने समय मनुष्य कितने कम है, और वो हम हैं, आप और हम। तो हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी कि अगर हम यहाँ से मुक्ति का मार्ग नहीं सीखेंगे, अगर कर्मों से मुक्त होने का, तो हमारी भी ऐसी ही हालत होगी। याद रखना, हम वहाँ से ही आए हैं, लिखा भी है, काल अनंत निगोध मंझार, बीत्यो एकेंद्रिय तन धार। समझ रहे? तो ये हम वहाँ से आए हैं, दुर्लभ लही जो चिंता मनी, मतलब 6 की लाइन कुछ याद दिलाना चाहता हूँ मैं, मनुष्य भाव प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ, और उसमें हम जिनवाने पड़ेंगे तो हमारा कल्याण होगा। हम जब आत्मकल्याण के मार्ग में लगेंगे, स्वयं को पहचानेंगे कि मैं जीव द्रव्य हूँ, और आत्मकल्याण करके कर्म नाश करेंगे, तो ये जन्म मरण नहीं होंगे। कहाँ से बता रहा था मैं? ठसाठस भरे हुए जीव, पूरे लोकाकाश में अनंत जीव राशि बोलते हैं इसको। तो ये जीव राशि भरी हुई है, जीव की संख्या से भरी हुई है, पूरा एक एक प्रदेश अनंत जीव है, समझ रहे? तो ये अनंत जीव में से हम एक है, आप और मैं, और हमारे को मनुष्य शरीर है सामने, है ना? तो हमारा काम यह है कि हमारे को मुक्ति का मार्ग खोजना है। ठीक है, बता दिया। तो जीव है अनंत, और वे कहाँ पे रहते हैं? लोकाकाश में भरे हुए हैं। अब प्रश्न है कि किस द्रव्य में कितने प्रदेश है? ये अ जोड़ दिया, मतलब क्या? वहाँ पर नहीं था लेकिन जोड़ना जरूरी था, इसलिए अ जोड़ दिया। 61 अ, देखो क्या लिखा है कि किस द्रव्य में कितने प्रदेश है, मतलब कौन कौन कितना कितना एरिया व्याप्ता है ना, किसके किसके कितने प्रदेश है। तो देखो, जीव, धर्म, अधर्म और लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश है। देखो वापस समझना, जीव के प्रदेश कितना, जीव ने कितना एरिया व्यापा है, तो कहते हैं असंख्यात। धर्म द्रव्य ने कितना एरिया व्यापा है? असंख्यात। अधर्म द्रव्य ने कितना एरिया व्यापा है? असंख्यात। हमेशा क्या जोड़ना है? प्रदेश। जीव ने कितना एरिया व्यापा है? असंख्यात प्रदेश। धर्म ने असंख्यात प्रदेश, अधर्म ने असंख्यात प्रदेश, और लोकाकाश का भी कितना है? असंख्यात प्रदेश। अब पुद्गल की बात करते हैं। और आकाश कितना है? अनंत। आकाश के प्रदेश कितने हैं? अनंत प्रदेश है। ठीक है। अब पुद्गल की बात करें, अगर परमाणु की बात करेंगे तो कितना एरिया व्याप्ता है? वो एक प्रदेश। परमाणु कितना व्याप्ता है? एक प्रदेश। लेकिन अगर उसके स्कंद की बात करें, जो जुड़कर बनते हैं, है ना, स्कंद याद है आपको सब, तो वो स्कंद की बात करें, अगर जुड़े हुए परमाणु मौलिक हमने बताया उससे बढ़ते हैं, तो उसके कितने रह सकते हैं? कुछ संख्यात एरिया को व्याप्ते हैं, तो वो संख्यात प्रदेशी हुए। कुछ असंख्यात प्रदेशी होंगे, जैसे ये उंगली की बात करें तो ये असंख्यात प्रदेशी है। संख्यात मतलब गिना जा सके, संख्या में नापा जा सके, संख्यात। कुछ ऐसे रहेंगे जो असंख्यात, जिसको गिन नहीं सकते, असंख्यात। और कुछ अनंत प्रदेशी है। ठीक है, कुछ कुछ इतने बड़े हैं जिसके अंदर अनंत प्रदेशी है ना, लिखा भी है देखो, संख्यात और अनंत। पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है। समझ में आ गया? तो बात हो गई अपनी। पुद्गल स्कंद की बात करें तो कुछ है संख्यात प्रदेशी, कुछ है असंख्यात प्रदेशी, और कुछ है अनंत प्रदेशी। ठीक है, इस तरह तीनों प्रकार के प्रदेश पुद्गल की में वैरायटी मिलती है इतनी। ठीक है, जैसे जीव कितना हो गया? असंख्यात प्रदेश। धर्म असंख्यात प्रदेशी, अधर्म असंख्यात प्रदेशी, काल कितना, और काल की बात तो बाद में। जीव असंख्यात प्रदेशी, धर्म अधर्म असंख्यात प्रदेशी, पुद्गल परमाणु की बात करें तो एक प्रदेशी, और उसके स्कंद की बात करें तो संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी। आकाश द्रव्य क्या कहा हमने? अनंत प्रदेशी है आकाश द्रव्य, क्योंकि बड़ा इतना है। लोकाकाश कितना बड़ा है वो। ठीक है, अब जी अभी हम काल की बात आखिरी में रख रहे हैं, क्योंकि काल का प्रश्न आगे है, इसलिए मैं अभी छोड़ रहा हूँ काल को। अब देखो, लोकाकाश बराबर कौन सा जीव है? अब प्रश्न नहीं, एक रह गया उसमें, हाँ 62 नंबर का, कि प्रत्येक जीव कितना बड़ा है, मतलब हम सब जीव है ना, तो हमारी साइज़ कितनी है, एक्चुअल साइज़। तो देखो अभी लिखा है, प्रत्येक जीव प्रदेशों की संख्या अपेक्षा लोकाकाश के बराबर है। मतलब हम सब का अगर एरिया देखा जाए तो हम कितने बड़े हैं, तो लोक जितना आकार है उतना ही हमारा आकार है। समझ रहे? इतने प्रदेश है हमारे पास, जितने लोक में जितने प्रदेश है उतने ही प्रदेश हमारे अंदर है, असंख्यात। ठीक है, लेकिन फिर आप बोलेंगे कि फिर मैं इतना बड़ा फैला हुआ हूँ क्या? नहीं, हमने पूर्व में कर्म बांधे थे। पूर्व कर्म बांधने के कारण क्या हुआ? हमारे को एक शरीर प्राप्त हुआ, जैसे अभी मनुष्य शरीर। तो हमारे प्रदेश जो है, आत्मा की जो एरिया है, आत्मा का जो फैलाव है, वो संकोच और विस्तार को प्राप्त हुआ। संकोच मतलब कम होना, विस्तार मतलब बड़ा होना। ऐसा 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 करके वो क्या करता है? बराबर अपने आप को जो शरीर प्राप्त हुआ उतने शरीर का बना लेता है। सोचो, जैसे यहाँ पे चींटी का शरीर है, तो वो अपने आप का प्रदेश कम करके चींटी जितना शरीर बना लेगा, इतना बारीक। और अगर उससे छोटा जीव है तो उससे छोटा बारीक शरीर बना लेते हैं, आत्मा को उतना सिकोड़ लेता है वो। संकोच विस्तार मतलब छोटा करना, बड़ा करना। अगर हाथी बना वो जीव,
तो हाथी जितना फैलाता है प्रदेशों को, अपने अपने आत्मा के एरिया को उतना फैलाता है। जिराफ जैसा समझ लो, समुद्र में महामत्स्य बड़े बड़े व्हेल है, अगर वो है तो उतना भी बड़ा बना सकता है। तो वो अपने आत्मा के प्रदेशों को छोटा और बड़ा कर सकता है। एक्चुअल शेप क्या है उसका? लोकाकाश जितना उसका एक्चुअल शेप है। लेकिन संकोच विस्तार करके, घटा बढ़ा करके वो क्या करता है, जो शरीर प्राप्त हुआ ना, उतने शरीर जितना वो अपने आप को बना लेता है। समझ में आया? इसलिए याद रखना हमेशा, जीव का आकार कितना अभी कितना फैला हुआ है, वो जितना उसके साथ शरीर है उतना। और अगर सिद्ध भगवान की बात करें, सिद्ध भगवान का शेप क्या रहेगा तो याद रखना, वो अंतिम शरीर जो था उनका, जैसे भगवान महावीर, तो उनका अंतिम शरीर कितना था? 7.5 हाथ का, जो बोलते हैं ना, तो वो उनके आत्मा का शेप आखिरी शरीर जितना रहेगा, और 7.5 हाथ वाला ऊपर गया है, वो सिद्ध शिला वाला भी है ना। तो आत्मा कितनी थी उनकी? आखिरी शरीर जितने आत्मा से वो ऊपर चले जाते हैं, है ना। आत्मा उतने मनुष्य का शेप भी रहेगा, और लास्ट शरीर जितना शेप में वो ऊपर चले, सिद्ध शिला में चले जाते हैं। और अगर भगवान आदिनाथ जी की बात करें तो 500 धनुष है ना, तो 500 धनुष के शेप के, मनुष्य शेप के आकार से वो सिद्ध भगवान बने। समझ में आया? थोड़ा समझाओगे नहीं तो रिपीट सुनेंगे आप, है ना, क्योंकि मैं बहुत समय निकल रहा है आगे। तो लोकाकाश के बराबर कौन सा जीव है? 63 प्रश्न है। फिर लोकाकाश जितना बड़ा है, तो कोई तो जीव दिखता नहीं हमारे को, लोकाकाश जितना फैला हुआ, तो वहाँ पर लिखा है मोक्ष जाने से पहले केवली समुद्घात करने वाला जीव लोकाकाश के बराबर हो जाता है। अभी देखो क्या लिखा है, मोक्ष जाने से पहले कोई जीव मोक्ष जा रहा है, उसके पहले क्या होता है? केवली समुद्घात, एक शब्द है नीचे है, वो क्या है? समुद्घात क्या रहता है? केवली समुद्घात जब करता है तब वो लोकाकाश जितना बड़ा हो जाता है। तो समुद्घात क्या है? देखो, मूल शरीर को छोड़े बिना जीव के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना इज इक्वल टू समुद्घात। समझ में? फिर समझाता हूँ। ये जो बॉडी है ना, आज मेरे में कितना खुद को संकोच विस्तार करके मैंने क्या कर लिया है, मेरे को ये जो सामने मनुष्य बॉडी, मैंने उतना खुद को बना लिया है। लेकिन जब समुद्घात होता है, समुद्घात बोल रहे तो उसमें क्या करते हैं, जो शरीर है उसको इतना ही रहने देता हूँ, लेकिन मैं अपने आत्मा को फैलाता हूँ शरीर के बाहर। इसको बोलते हैं शरीर के बाहर खुद को फैलाना इज इक्वल टू समुद्घात। अब केवली समुद्घात क्या है कि जो जीव मुक्त हो रहे हैं, जो जीव मुक्त होने वाले हैं, मोक्ष जाने वाले, वे क्या करते हैं? मोक्ष जाने के जस्ट पहले अपने आत्मा को पूरे लोकाकाश जितना फैला देते हैं। कुछ जीव क्या करते हैं, पहले लंबा फैलाते हैं पूरा, नीचे 7 राजू, पूरे 14 राजू जितना, फिर चौड़ाते हैं पूरा ऐसा, फिर डेप्थ लेते हैं, ऐसा करके पूरे लोकाकाश जितने फैल जाते हैं। इसको बोलते हैं केवली समुद्घात। ये सब आपको लग रहा होगा कि ये पिक्चर की जैसी बातें करते हैं, है ना। ये सब जिनवानी के लिखे हुए गहरी गहरी बात है, और कुछ सब तत्व सूत्र में मिलेंगे। जिन्होंने पढ़ा उनको पता चल गया होगा कि ये बहुत वो चर्चा है जो तत्व सूत्र में लिखी हुई है, जो जिनवानी की गहरी चर्चा है, इम्पॉर्टेंट है, और आपको ये सब सीखना होगा। आपको समझ में आएगा कि आत्मा, देखो आत्मा हम अंदर अभी भले शरीर जितने विस्तार में हो गए हैं, लेकिन हमारा एक्चुअल शेप ये नहीं है। हम तो एक्चुअल में खुद को कितना फैला सकते हैं, कितना लोकाकाश जितना फैला सकते हैं, करते भी है केवली समुद्घात, बताया ना। तो इतना फैला सकते हैं हम अपने आप को, लेकिन हमें कर्म बांध करके खुद को भूल गए, तो हम खुद को शरीर ही मान रहे, और अपने प्रदेशों को इतना सिकोड़ दिया, खुद को इतना सा पिद्दू सा मान रहा हूँ। है बहुत महान शक्ति हमारे अंदर, अनंत शक्तियाँ है, क्योंकि मैं एक जीव द्रव्य हूँ, मैं द्रव्य हूँ, मैं अस्तित्व गुण का धारक हूँ, इतना बड़ा हूँ। ठीक है, तो ये वाली बात हुई हमारी अभी समुद्घात वाली। अब अस्तिकाय, अस्तिकाय किसे कहते हैं? बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय कहते हैं। मतलब क्या? जिस द्रव्य के शेप बहुप्रदेशी हो, मतलब एक से ज़्यादा हो, जिसके प्रदेश जो एक प्रदेश से ज़्यादा फैला हुआ है, उसको कहेंगे अस्तिकाय। देखो, काय का अर्थ होता है शरीर, है ना, हम बोलते हैं मनोज काय, और काय और पहले वर्ड है अस्थि, मतलब है, रहना, है ना। तो शरीर रहना इज इक्वल टू अस्तिकाय, है ना, है शरीर, अस्तिकाय। तो अस्तिकाय मतलब जिसको शरीर है, शरीर मतलब क्या? जिसका शरीर है, मतलब क्या? जिसका एरिया एक प्रदेश से ज़्यादा हो, बहुप्रदेशी, वर्ड है बहुप्रदेशी, एक वचन बहुवचन होता है ना, वैसे ही एक प्रदेशी बहुप्रदेशी, जिसने एक आकाश प्रदेश से ज़्यादा प्रदेश लिए हैं रहने के लिए, जो जितना व्यापा है, 2 प्रदेश से ज़्यादा व्यापा है, उसको कहते हैं अस्तिकाय। अब समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो जो ज़्यादा प्रदेश लेता है उसको कहते हैं अस्तिकाय। ठीक है, अब शब्दों से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि शब्दार्थ भी किया अपन ने। अब बात यह है कि अस्तिकाय कितने द्रव्य, 6 द्रव्य में अस्तिकाय कितने हैं? तो देखो, उसमें जीव जो है वो असंख्यात प्रदेशी होने से, उसके प्रदेश इतने सारे हैं, इसके लिए वो तो अस्तिकाय है। धर्म भी असंख्यात प्रदेशी है, इसलिए वो भी अस्तिकाय है। अधर्म भी असंख्यात प्रदेशी है, इसलिए वो भी अस्तिकाय है। और आकाश भी असंख्यात प्रदेशी है, इसलिए वो भी अस्तिकाय है। बराबर, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बचे पुद्गल और काल। अब पुद्गल को अगर परमाणु को देखेंगे, परमाणु को, तो वो एक प्रदेशी है, इसलिए वो अस्तिकाय में नहीं आता। लेकिन पुद्गल के जनरली स्कंद बनते हैं, और स्कंद तो संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी भी रहते हैं ना। तो पुद्गल को भी अस्तिकाय में ही लेते हैं, क्योंकि वो स्कंद में रहता है और उसके प्रदेश बहुत रहते हैं स्कंद की अपेक्षा।
तो इसलिए पुद्गलों को भी अस्तिकाय में डालते हैं। तो अस्तिकाय कितने हो गए? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 को अस्तिकाय में गिना जाता है। काल को नहीं गिना जाता, क्योंकि काल हमेशा एक प्रदेश को व्यापता है, एक प्रदेश ही रहता है, उसके 2 प्रदेश नहीं है, इसलिए उसके पास काया नहीं है, शरीर नहीं है, ऐसा बोला जाता है। वो एक प्रदेश ही है, एक बारीक सी जगह व्यापता है, इसलिए उसको अस्तिकाय में नहीं गिना जाता। तो ये 5 अस्तिकाय का ही नाम हो जाता है पंचास्तिकाय। ये ग्रंथ है आचार्य कुंद द्वारा रचित, समझ रहे? जो पंच परमागम में एक आता है, सुना भी होगा आपने, पंचास्तिकाय। और तत्वसूत्र बोलते हो तो उसमें भी ये सब आता है। तो ये 5 अस्तिकाय होते हैं, है ना? और जिनकी मतलब जिनको कोई शरीर है, इस अपेक्षा से कहा गया 5 अस्तिकाय, ठीक है? काल द्रव्य को कहा वो बहुप्रदेशी नहीं है, तो वो अस्तिकाय नहीं है, ठीक है? आगे तो पुद्गल परमाणु भी तो एक प्रदेशी है, वो भी हमने बता दिया। पुद्गल परमाणु भले ही एक प्रदेश वाला हो परमाणु, लेकिन वो स्कंद में बहुप्रदेशी हो जाता है, इस अपेक्षा से उसको अस्तिकाय में गिना जाता है। और बाकी के 4 तो अस्तिकाय है ही, जीव, धर्म, अधर्म और आकाश, वो तो अस्तिकाय ही है। पुद्गल स्कंद की अपेक्षा से अस्तिकाय हो जाता है। और कालाणु तो एक ही प्रदेश पर रहता है, वो कभी 2 प्रदेशी होता नहीं, इसलिए उसको क्या कहा? अस्तिकाय में नहीं गिना जाता, उसको कालाणु बारीक बाजू में रखा जाता है। और जो चर्चा होती है वो 5 अस्तिकाय की होती है, पंचास्तिकाय कहा जाता है, और वो हमने अभी सीखा। तो देख लेना आप, अभी जितने हमने चर्चा सुनी अभी आज की ही, पहले आपको प्रदेश नहीं पता थे, अस्तिकाय पता नहीं थे, लोक कितना बड़ा है, असंख्यात क्या होता है, कौन कितना बड़ा है, कौन कितनी क्वांटिटी में है, समुद्घात क्या है, इतनी सब चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन अभी सुनकर आपको सब समझ में आने वाला है। और आपका ज्ञान कितना डेवलप होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट विश्व के सबसे महान सिद्धांतों को सीख रहे। केवल ज्ञानी ने जो समोशरण में कहे हुए कथन है, तत्वासूत्र जी में लिखे हुए हैं, जो हमारे दर्शनाचार्य जी ने जो लिखे वाले ग्रंथ है उसके अंदर लिखे हुए, आचार्य कुंद के ग्रंथ में से लिखे हुए चीज़ें वो पढ़ रहे हो आप, मूल आचार्य की बातें, मूल तीर्थंकरों की चर्चा सीख रहे हो। आप ऐसे ही सीखते रहिए, समझते रहिए। पहली बार कठिन जाता ही है, कोई भी हो। पहली बार बच्चा भी हमारा एक दिन में सीखा नहीं था। एक दृष्टांत वही जो मैंने सुना था वो बता रहा हूँ, कि जब बच्चा आपके घर में जन्मा था तो उसको अब अकड़ भी नहीं आते थे। स्कूल जाने से पहले वो 1-1.5 साल का होता है तब भी बोलना सीख जाता है, कैसे? रोज़ रोज़ सुनकर, है ना? उसको तो हमने लेके बैठे नहीं थे कोई स्लेट वगैरह, लेकिन आप अपनी भाषा तो बोलने लग जाते हैं, मम्मी पापा, पानी, मम्मम, ये तो बोलने लग जाता है। कैसे सीखा वो? तो ये समझ लेना कि समझना कि मुझे कुछ नहीं समझता, और सुन सब समझ में आएगा पक्का। लेकिन आपको एक ही उपाय, रिपीट सुनते रहो, पढ़ो सुनो, आपको अब आने लग जाएगा, कुछ भी कठिन जाएगा नहीं, है ना? और अगर आप सीख लेंगे तो हो गया काम, हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आप सभी इतने अच्छे से स्वाध्याय कर रहे, इसलिए हार्दिक अनुमोदना, और आपका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब अपने आप को पहचाने और जन्म मरण का अभाव करे, इसी मंगल भावना के साथ पंच परमेष्टि भगवान की जय हो।